एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। आज बात ममता की पार्टी में मचे भागम भाग की करेंगे। ममता के खिलाफ खुलेआम बगावत करने वाले टीएमसी के सांसद अब अपना अलग गुट बनाने के करीब पहुंच गए हैं। इन बागी सांसदों की आज दिल्ली में 2 अहम बैठक होने वाली है। अब से करीब 1 घंटे बाद ये सांसद बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव के घर पर मिलने वाले हैं। उसके बाद आज रात को बंग भवन में डिनर होगा, जिसमें टीएमसी के सभी 20 बागी सांसद भी शामिल होंगे। और इसके बाद ये सभी सांसद कल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलकर अलग गुट बनाने का दावा पेश करेंगे। अलग गुट बनाने के लिए 19 सांसदों के समर्थन की जरूरत है, लेकिन कल ममता के बेहद करीबी माने जाने वाले सुदीप बंदोपाध्याय भी बागियों के गुट में शामिल हो गए। इसके बाद अब ये आंकड़ा जो है 19 से बढ़कर 20 तक पहुंच गया है, यानी कि अलग गुट अब बन सकता है। ममता के पास अब केवल 28 में से 8 सांसद ही बचे हैं। आज बैठक के लिए टीएमसी के बाकी सांसदों का कोलकाता से दिल्ली पहुंचना भी जारी है। और अभी तक माना यह जा रहा था कि टीएमसी के बागी सांसद काकोली घोष दस्तीदार को अपने संसदीय दल का नेता बनाना चाहते हैं। शताब्दी रॉय का नाम उपनेता के लिए आ रहा था, लेकिन इस कैंप में सुदीप बंदोपाध्याय के शामिल होने के बाद कहा यह जा रहा है कि बागी अब उन्हें अपने संसदीय दल का नेता बना सकते हैं। पिछले साल अभिषेक बनर्जी के टीएमसी संसदीय दल का अध्यक्ष बनने से पहले जो ये जिम्मेदारी वो सुदीप बंदोपाध्याय को ही मिली हुई थी। टीएमसी संसदीय दल के नेता का पद से हटाए जाने से सुदीप बंदोपाध्याय नाराज थे और उसके बाद उन्होंने ममता कैंप छोड़ने का फैसला ले लिया। यानी कि अब ममता की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बागी सांसदों का दिल्ली पहुंचना जारी है। इसमें कुछ जो नाम है वो आपको बता दें। बापी हलदर कोलकाता से रवाना हो चुकी हैं और थोड़ी देर में बापी हलदर भी दिल्ली पहुंच जाएंगी। वहीं काकोली घोष, माला रॉय, जून माल्या, शर्मिला सरकार समेत 10 से ज्यादा बागी गुट के सांसद दिल्ली पहले ही पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर पहले सेयोनी घोष भी दिल्ली पहुंची और पहली बार चुप्पी तोड़ी। सेयोनी घोष ने कहा कि जब वक्त आएगा वो उस पर जवाब देंगी। क्या कुछ कहना चाहते हैं? अभी कुछ नहीं कहना है, जब बोलने का वक्त आएगा तब कह देंगे। बागी विधायकों में शामिल हो गई हैं? सब पता चलेगा आप लोगों को। आप लोगों को पता चलेगा जब वक्त आएगा। देखिए, आपको मैं आपको जवाब नहीं दूंगी। मैं जवाब सिर्फ अपने क्षेत्र के लोगों को। लोग आपकी बात सुन रहे हैं सयानी जी, ये आवाज आपके लोगों तक पहुंच रही है, क्या कुछ आप बताएंगे? आवाज आगे भी पहुंचेगी। और हमारे सहयोगी शोएब रजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खास मेहमान भी हैं, उनका परिचय आपसे कराएंगे, लेकिन जल्दी से शोएब से एक अपडेट ले लेते हैं। शोएब, जरा ये बताइए, कितने बागी सांसद अब तक पहुंच चुके हैं, कहां पर सब मिल रहे हैं, कितने और लोगों की पहुंचने की बात सामने आई है? बिल्कुल, देखिए प्रिया, 10 से 12 सांसद अब दिल्ली पहुंच चुके हैं जो बागी गुट के हैं। कुछ कल ही पहुंच गए थे और कुछ आने का जो सिलसिला है फ्लाइट से वो दिल्ली कोलकाता से आ रहे हैं। और आज शाम 4 बजे एक संभावित ये टाइम है जहां भूपेंद्र यादव के आवास पर, जहां पर हम देख रहे हैं कि ये पूरा जो सेंटर इस वक्त बना हुआ है वो भूपेंद्र यादव का घर बना हुआ है। वहीं पर तमाम बागी सांसद पहले भी पहुंचे थे और उसी के बाद ये जो पूरा घटनाक्रम है बगावत का, उसकी शुरुआत हुई थी। तो आज फिर से वहीं पर बैठेंगे। अभी कुछ देर पहले ही निशिकांत दुबे, क्योंकि निशिकांत दुबे भी इस पूरे मामले में अहम भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। जब भी जो बागी सांसद हैं वो भूपेंद्र यादव के आवास पर पहुंचते हैं, निशिकांत दुबे भी वहां पर होते हैं। उनके सामने ही वहां पर बातचीत होती हुई दिखाई देती है। हमने 3 मीटिंगों में इस तरह की जो चीजें हैं वो देखी है। दूसरी जो बात है, शाम के वक्त एक डिनर भी है जहां पर सभी जो बागी सांसद है वो इकट्ठा हो गए। आज कुछ चीजें और क्लियर हो जाएगी, क्योंकि अब तक हमने जो दस्तखत की हुई चिट्ठी है वो देखी, उसमें 19 सांसदों के नाम थे। उसके बाद सुदीप दा कल शाम यहाँ पर बगावत करते हुए दिखाई दिए और उनकी भूपेंद्र यादव, उसके बाद अमित शाह और उसके बाद किरण रिजिजू से भी मुलाकात की बात सामने आई। तो 20वें सांसद वो हो गए। लेकिन आज जब भूपेंद्र यादव के घर शाम के 4 बजे जो संभावित समय है जब पहुंचेंगे, उसके बाद जो बंग भवन में एक डिनर रखा गया है
तो स्थिति और क्लियर हो जाएगी, कौन कौन से चेहरे हैं और जो दस्तखत करने वाले नाम हैं क्या वो अब बात भी करेंगे। कुछ सांसद खुलकर बोले हैं, कुछ अभी भी बोलने से बच रहे हैं, क्योंकि कल मुलाकात होनी है स्पीकर से, उससे पहले सबको दिल्ली पहुंचना है और कल स्पीकर से इनकी मुलाकात होगी। ये ऑफिशियली बयान भी दिए गए हैं कई सांसदों के द्वारा। शुभेंदु अधिकारी को लेकर भी दे दीजिए, क्या सीएम शामिल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि अभी भी उनके आने पर सस्पेंस बना हुआ है, इस पर क्या अपडेट है? देखिए, अभी तक जानकारी के मुताबिक वो दिल्ली नहीं आ रहे हैं। उनका कार्यक्रम है उसी वक्त जिस वक्त दिल्ली आने के लिए कहा गया था, तो सीएम नहीं आ रहे हैं, इस तरह की सूचना अभी तक है। सिर्फ सांसद आएंगे और जो बाकी सांसद हैं उनकी भूपेंद्र यादव से मुलाकात है, उसके बाद वो खुद बैठेंगे बंग भवन में और कल की जो रणनीति है स्पीकर से जब मिलेंगे तो वहां पर किस तरह की जो एक भाषा होगी, उन तमाम चीज़ों को लेकर भी डिस्कशन किया जाएगा और उन्हीं चीज़ों को फिर आगे बढ़ाया जाएगा। तो दो अहम चीजें आज होने वाली है और फिर कल का दिन सब देखेंगे कि कल क्या होता है स्पीकर की तरफ से, किस तरह से चीजें आगे कही जाती है। शुक्रिया शोएब आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब अपने खास मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। शुद्धशील घोष सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राशिद किदवई सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े, एसके दत्ता राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही तुषार गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शुद्धशील घोष जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि आप बड़े करीब से वहां की राजनीति को समझते हैं। क्या बंगाल में एक नई राजनीति का जो अध्याय है वो शुरू होने जा रहा है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो ममता के इतने करीबी थे वो धीरे धीरे खिसकते गए और जो अब 8 वफादार हैं वो कब तक वफादार रहेंगे? देखिए, यहाँ पर जो तृणमूल कांग्रेस के अंदर हो रहा था इसका प्रेडिक्शन हमने 2022 का मार्च अप्रैल में ही कर दिया था। तभी हमने बोला था, आप हमारा पुराना वीडियो उठा के देख लीजिए, कि तृणमूल कांग्रेस कोई पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं। पॉलिटिकल पार्टी बनते हैं नीति और आदर्श से, तो तृणमूल कांग्रेस के ये कुछ है नहीं। ये लोग जो इनके साथ अभी जुड़े हुए हैं वो सत्ता में हैं और उसको मिसयूज करके खुद को कमाने के लिए इसके साथ है। जिस दिन ये सत्ता से बाहर हो जाएगा उस दिन तृणमूल कांग्रेस का झंडा पकड़ने के लिए कोई नहीं बचेगा और वही रिजल्ट निकलने के 1 महीने बाद सामने आ रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर और 2 चीज इंपॉर्टेंट बोलना चाहता हूँ। जिस दिन ये पहले बात हुआ था कि एनडीए का एक अलग से ब्लॉक ये तृणमूल कांग्रेस बना रहा है और एनडीए में जुड़ रहा है, तो उस दिन ममता बनर्जी के साथ 4 सांसद थे जहां पर सुदीप बनर्जी भी था। लेकिन मैंने बोला था कि जो लोग ये ममता बनर्जी के साथ में है वो लोग असल में ममता बनर्जी के साथ नहीं है। वहां पर एक धुरंधर छुपा बैठा है और वो इसलिए बैठा है कि ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी क्या डिसीजन ले रहा है वो लेके बागी ग्रुप को पास करना है, इसलिए अभी चुप के बैठा है। लेकिन सारे उनके ही उंगली के हिलन से हो रहा है और वो धुरंधर अभी सामने आ गया, उनका नाम है सुदीप बनर्जी। क्यों मैं ये नाम बोल रहा हूँ? देखिए, पहले जब 19 नाम आया था, जो नंबर चाहिए था इसको अलग से ब्लॉक बनाने के लिए, ध्यान से देखिए वहां पर जो एमपीज ने साइन किया था वहां पर काकोली घोष दोस्तीदार ने अपने नाम के पहले चीफ व्हिप ये वाला शब्द लगाए थे और वहां पर शताब्दी राय अपने नाम के पहले उप दल नेता ये नाम लगाया था। तो उसके मतलब उनका जो लीडर तभी तैयार था और दूसरे कोई बनने जा रहा है जो चुप के बैठे हैं ममता बनर्जी के साथ। और सुदीप बनर्जी सामने आने के बाद अभी ये न्यूज आ रहा है कि सुदीप बनर्जी होने जा रहा है इन लोगों का लीडर। तो इसके मतलब सुदीप बनर्जी वहां पर बैठ के सारे चीज वहां से कैलकुलेट कर रहे थे और बाद में आके यहाँ पर उनको दल नेता का पद मिल गया है। अब बाकी जो आप 8 नाम बोल रहे हो, अभी तो काकोली घोष दोस्तीदार ने एक बड़ा बयान दे दिया कि 20 नहीं हमारे पास 22 लोग हैं। तो वो 2 लोग कौन हो सकता है? अभी जो 8 लोग जिसने क्लियरली कंफर्मेशन दिया है या तो ममता बनर्जी के साथ है और नहीं तो ये कंफर्मेशन नहीं दिया है कि वो बागी ग्रुप के साथ है। वो नाम है अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी, सौगत राय, महुआ मोइत्रो, कीर्ति आजाद, शत्रुघ्न सिन्हा। लेकिन 2 सांसद है, प्रतिमा मंडल जो पहले बयान दी थी कि मैं ममता बनर्जी के साथ ही हूं, और साजदा अहमद उलुवेरिया से उसने कोई बयान ही नहीं दिया। अभी लग रहा है कि ये प्रतिमा मंडल और साजदा अहमद भी ये बागी ग्रुप में आ गया है, क्योंकि हमने पहले देखा दीपक अधिकारी देव उसने बोला था मैं दीदी के साथ हूं, लेकिन आखिर में वो रेबल ग्रुप में साइन कर दिया। तो जो भी अभी बचा है इसमें से बहुत सारे सिंगल आ रहा है। और हमने जो बोला था नंबर 7 दिन पहले कि ये 19-20 का मामला नहीं है, 23 सांसद है, वो 23 सांसद ही ये बाहर आने वाले हैं। ठीक है राशिद किदवई साहब, ममता बनर्जी जमीन से जुड़ी हुई नेता है, जमीन से उठी हुई नेता है और बड़ी मेहनत करके उन्होंने पार्टी खड़ी करी। उनसे आखिर चूक कहां हो गई? क्या वो ये कभी समझ ही नहीं पाई कि जो लोग उनके साथ हैं वो उनके अपने नहीं हैं?
क्या ऐसा भतीजे के मुंह में ममता बनर्जी ने बातें नजरअंदाज की अपनी सीनियर नेताओं के कि आज उनकी पार्टी टूट के मुहाने पर खड़ी है और अब अलग गुट बनाने की मांग होने लगी? जी प्रिया, जो आप कह रही है ममता बनर्जी से चूक हुई, उन्होंने अनदेखा किया, उन्होंने अपने भतीजे के प्रति मोह, ये तमाम चीजें एक राजनीतिक कटघरे में उनको खड़ा करती है। आज ममता बनर्जी की आलोचना करना तो एक बड़ा आसान काम है, लेकिन मैं इसको बिल्कुल प्रिया, मैं इसको दूसरे दृष्टिकोण से देखता हूं। दरअसल राजनीतिक दलों में, और मैंने एक लंबा उसका इतिहास देखा है, इंदिरा गांधी के साथ दो बार ऐसा हुआ। 1969 स्प्लिट हुई, 1977 स्प्लिट हुई। 77 स्प्लिट में करीब 3/4 कांग्रेस के लोग जो थे वो इंदिरा गांधी को छोड़ के चले गए थे, और वो काफी इंदिरा गांधी, संजय गांधी के खिलाफ काफी वो था। लेकिन आते आते मतलब 1969 तक से लेकर 1980 में उनकी राजनीतिक रूप से बड़ी वापसी हुई। इस तरीके से हमने देखा एनटी रामाराव के साथ में भी ऐसी हुआ था। चंद्रबाबू नायडू उनको छोड़ के चले गए थे, और तमाम उनके जो दामाद वगैरह सब उनको छोड़ के चले गए थे, और एनटीआर कभी पनप नहीं पाए। हमने ये भी बात जो थी ठाकरे फैमिली में देखी, उद्धव ठाकरे के साथ में हुआ। तो ये राजनीति में कोई अनहोनी बात नहीं है, लेकिन उसको आप कैसे संभालते हैं, कैसे आते हैं, और असली और नकली का फैसला, ये देखिए थोड़ा सा भ्रांतिपूर्वक एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। राजनीतिक दल की दो फाड़ होती है, संसदीय दल की नहीं। वो जो 10 शेड्यूल है वो बहुत ही इस मामले में मिसलीडिंग है, और सुप्रीम कोर्ट और तमाम उनकी वो है कि उनकी मान्यता ये है कि राजनीतिक दल में दो फाड़ होनी चाहिए। तो ममता बनर्जी की राजनीतिक दल में दो फाड़ नहीं हुई, मतलब उनकी जो वर्किंग कमेटी है, उनके जो उसके जो मेंबर हैं, जो उसके डेलीगेट्स हैं, वो कोर्ट कचहरी में वो मामला जाएगा इलेक्शन कमीशन के सामने। तो संसदीय दल में तो तोड़फोड़ करना बहुत आसान होता है, जैसे हमने अभी आम आदमी पार्टी में भी देखा। तो वो चीजें सांसद बड़े आराम से चले जाते हैं। और इसमें देखिए भाजपा की तरफ से भी एक चूक इस तरह की हो रही है कि कोई फिल्टर नहीं लगाया जा रहा है। वो तमाम लोग, सैनी घोष वगैरह, ऐसे लोगों को लिया जा रहा है जिन्होंने बहुत ही आपत्तिजनक बयान दिए, और भाजपा से उनके रिश्ते। दूसरी बात, राजनीति जो है वो वैक्यूम में नहीं होती। 40% का एक वोट परसेंटेज है, वो वोट परसेंटेज किधर जाएगा? भाजपा के तो 46% वोट है, वो 40% उनके साथ बंगाल में रहेगा, हम कह सकते हैं 5 साल रहेगा। लेकिन जो 40% ने भाजपा के खिलाफ वोट दिया, वो कहां जाएगा? तो उसको एक, और ये लोग जिस तरीके की जो भूपेंद्र यादव जी की मीटिंग हो रही है, जो भाजपा का, और ये तमाम लोग जो उनके साथ दे रहे हैं, निशिकांत दुबे की आपके रिपोर्टर बात कर रहे थे, इससे तो वो तो एक साइड में राजनीति नहीं होती है। देश नागालैंड नहीं है, अपोजिशन लेस कोई भी संसद या विधानसभा नहीं हो सकती। और मुझे लगता है कि हमारे मित्र जो तुषार, जो आपके इस पैनल में है, वो मेरी इस बात का समर्थन करेंगे। ठीक है। ममता से बगावत करने वाले टीएमसी के 20 लोकसभा सांसद आज मीटिंग करेंगे, रात में डिनर पर भी मिलेंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। इसके बाद कल सभी बागी सांसद लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करेंगे, अलग गुट को मान्यता देने की मांग करेंगे। टीएमसी का बागी गुट स्पीकर सदन में अलग बैठने की जगह की स्पीकर से मांग करेगा। बागी गुट क्लेम कर रहा है कि असली टीएमसी वही है, जबकि ममता कैंप ये कह रहा है कि बीजेपी से हाथ मिलाने वाले इन सांसदों ने न सिर्फ दीदी और पार्टी से गद्दारी की, बल्कि बीजेपी के खिलाफ वोट देकर उन्हें सांसद बनाने वाली बंगाल की जनता को धोखा दिया है। ममता कैंप ये कह रहा है कि अगर इन सांसदों में हिम्मत है तो इस्तीफा दें और बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ लें। देखिए, ये जो एमपी लोकसभा का जो जा रहा है ना, क्या दिल्ली जा रहा है, डिनर है, क्या वेज मेनू है, क्या नॉन वेज मेनू है, ये सब क्या सुन रहा है, तो ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि ये जो रेबल है ना, इसका मॉडल ये क्या है, राज्यसभा में रेजिग्नेशन मॉडल है, और लोकसभा में बीजेपी को घर में घुस जाना मॉडल है। तो राज्यसभा में वो लोग रिजाइन कर रहा है, तो लोकसभा में रिजाइन क्यों नहीं कर रहा है? जो आप इंडिपेंडेंट एमएलए एमपी नहीं हो, ये जो एमपीज अभी जा रहे हैं ना, तो वो तो तृणमूल कांग्रेस का दीदी का सिंबल में। और वोट कौन दिया? वोट तो एंटी भाजपा वोटर्स ने दिया। जो लोग भाजपा के खिलाफ वोट दिया, वो लोग ममता दीदी को ये एंटी भाजपा फोर्स समझ के आपको वोट दिया, ममता दीदी का उम्मीदवार। तो आप दिल्ली गए हो, आप एमपी बन गए हो एंटी भाजपा वोटर्स को वोट लेकर, और जा रहा हो भाजपा का दोस्त बनकर। ये सिर्फ ममता दीदी और तृणमूल के साथ नहीं, हर एक वोटर के साथ गद्दारी है।
तुषार गुप्ता जी, रशीद किदवई साहब ने जो बातें की वोट परसेंटेज को लेकर, आप उससे कितना सहमत हैं? और साथ ही जरा ये भी हमारे दर्शकों को समझाइए कि अब जो डिनर पॉलिटिक्स होने जा रही है उससे किसको कितना फायदा होगा। तमाम जो मीटिंग से अगर भाजपा के साथ विलय नहीं हो रहा है, भाजपा के साथ वो गुट उसमें मिलने नहीं जा रहा है, तो फिर आखिर भूपेंद्र यादव के घर में तमाम मीटिंग्स क्यों हो रही हैं? देखिए, भाजपा को तो मेरा यही कहना होगा कि एक मेहमान में और एक परिवार वाले में बहुत फर्क होता है। मेहमान है, खिलाइए पिलाइए, उनको अपने पास बिठाइए, पर परिवार में शामिल करना थोड़ा गलत होगा, क्योंकि जो ये सांसद है, जयसिंह की टिप्पणियां रही हैं 4 मई से पहले, भाजपा के कार्यकर्ता को, भाजपा के उन कार्यकर्ताओं के परिवारों को जिन्होंने जमीन पे संघर्ष किया है, अपनी जान गंवाई है, उनको एक बहुत गलत मैसेज पहुंचेगा, और सिर्फ बंगाल में नहीं, देश भर में। पर अब बात करते हैं राजनीति की, जो एक नेशनल लेवल पे खेली जा रही है। पहला तो एक चीज हमें समझनी होगी, भाजपा इसमें 2029 के इलेक्शन को भी देख रही है। बंगाल से अगर वो 30 से ज्यादा सांसद, 30-32 से ज्यादा सांसद 2029 में ला सकती है, तो उनको यूपी और बिहार पे जो उनका डिपेंडेंसी है वो बहुत कम हो जाएगा। दूसरी चीज, डीलिमिटेशन, जो पिछली बार 131वां अमेंडमेंट था, जो पार्लियामेंट में रह गया था, अगर भाजपा को जरा सी भी उम्मीद है कि उसको पार कैसे लगाएं, आपको टीएमसी के 20-22 एमपी, डीएमके के 20-22 एमपी उनको साथ लाना होगा। डीएमके इंडिया लाइन से निकल चुकी है, कांग्रेस से उनका नाता टूट चुका है, तो उनकी क्या मानसिकता है वो हमें अभी पता नहीं चलेगा, बट चांसेस है कि वो भाजपा के साथ आ सकते हैं। दूसरी बात ये। तीसरी, ममता बनर्जी की पार्टी पहली पार्टी नहीं है जो इलेक्शन हारी थी। समाजवादी पार्टी हारी है, आरजेडी हारी है, डीएमके हारी है, आम आदमी पार्टी हारी है, एनसीपी, शिवसेना, सब इलेक्शन हारते हैं। पर ये पार्टियां फिर भी रहती हैं क्योंकि एक आइडियोलॉजी है, इनको एक साथ रखते हैं। कई बार वो आइडियोलॉजी परिवार होता है, पर फिर भी पार्टी रह जाती है, एमपी रह जाते हैं। टीएमसी के केस में वो आइडियोलॉजी केवल पावर थी। जब तक सत्ता में थे, आइडियोलॉजी भी सत्ता थी, एक जो सपोर्ट था वो भी सत्ता के बेसिस पे था। अब वो सत्ता चली गई तो अब आइडियोलॉजी बची नहीं। बंगाल की राजनीति में एक चीज ये भी है, जो एक बार चला जाता है उसको वापस आने में दशक लग जाते हैं। यहाँ ये स्विंग स्टेट वाला हिसाब नहीं है, या 10, 15, 20 साल वाला हिसाब नहीं है। लेफ्ट जब एक बार पावर से गया वापस नहीं आया, कम्युनिस्ट जब पावर से गए वापस नहीं आए, अब टीएमसी को भी लोग ऐसे ही देख रहे। तो जो ये 20-22 सांसद आकर टीवी पे कहते ना कि नहीं हमारा जमीर जाग गया, हमें रियलाइज होता है कि हम कितने गलत है, ये सब अपॉर्चुनिस्ट हैं, ये सब मौका फरस्त हैं। भाजपा को भी इनको ऐसे ही देखना चाहिए। अगर उनको कॉन्स्टिट्यूंट मेजॉरिटी, उनको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए वो बात और है, पर अगर आप इस मेहमान को परिवार का सदस्य बना लेंगे वो एक बहुत गलत मैसेज जाएगा। और मेरी ऐसी उम्मीद है कि भाजपा शायद ऐसा सोच भी नहीं रही है, मेहमान को मेहमान की तरीके से रखा जाएगा। एसके दत्ता साहब, आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? यहाँ पे 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात यह है कि टीएमसी जो था वो बेसिकली एक रोहिंग्या गुंडा सिंडिकेट गैंग था, और इन तीनों चीजों का एक सिंडिकेट था। सिंडिकेट धराशायी हो गया तो नेचुरल है कि गैंग के सारे जितने सारे फॉलोअर्स है वो तितर बितर होते हैं, या फिर आधा से ज्यादा कहीं ना कहीं पे जेल के सलाखे के पीछे होते हैं, और वही चीज बंगाल में हो रहा है। दूसरी बात यहाँ पे यह आती है कि आपने पूछा कि बाकी जो 8 है, शुरुआती उस पे आपके कमेंट रहा है, 8 में से बाकी और कौन बचेगा। मैं समझता हूं कि कल्याण बनर्जी, महुआ मोइत्रो और अभिषेक बनर्जी को छोड़ के बाकी सब के सब पाला बदल सकते हैं, और पोटेंशियल है, और शायद कल परसों तक ये संख्या और बढ़ जाएगी। तीसरी बात यहाँ पे ये आती है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इन सब लोगों को शामिल करेंगे। मैं सोचता हूं कि कतई नहीं करेंगे शामिल। ये सब के सब मेहमान एक्सटेंशन काउंटर के हिसाब से काम करेंगे, और उसी हिसाब से इनको रखा जाएगा। शामिल करने की बात की कोई गुंजाइश ही नहीं होती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जब बात आती है वो एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। वहां पे कार्यकर्ताओं का बहुत अहमियत होता है, और फॉलोअर्स का बहुत अहमियत होता है, और कहीं ना कहीं पे आरएसएस की एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रहती है। इस तरह के बयान जिन लोगों ने दिया है, चाहे वो शाइनी घोष हो या फिर बाकी जितने हैं, वो सारे बयान केवल भाजपा के विरोध में नहीं था, सनातन धर्म के विरोध में आपत्तिजनक बयान था।
तो नेचुरल है कि इन लोगों को परिवार में तो कतई शामिल नहीं किया जाएगा। ये सब के सब एक्सटेंशन के हिसाब से काम करेंगे। जहां बात आती है कि ओरिजिनल टीएमसी कौन रहेगा, मैं समझता हूं कि ये केवल आपकी असेंबली में विधायकों का पलायन की बात नहीं है या फिर सांसदों का पलायन की बात नहीं है। काउंसिलर्स, बंगाल के अलग अलग कॉर्पोरेशन से आधा से ज्यादा काउंसिलर्स, 2/3 काउंसिलर्स मेरे हिसाब से, जितना सूचना है मेरे पास, या तो रेजिग्नेशन दे चुके हैं या तो फिर अलग हो चुके हैं। और कल को मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट के ये स्पीकर साहब के साथ ये बैठक के बाद ऑफिस बेयरर्स भी तृणमूल कांग्रेस के बहुत सारे छिटकेंगे और पलायन करेंगे। ममता बनर्जी के लिए आज के डेट में कुछ नहीं है और अब तो पिटारा खोल रहा है भ्रष्टाचार का एक के बाद एक। शुभेंदु अधिकारी जी ने जिस तरह का तथ्यों के आधार पे कल आरोप लगाए हैं करप्शन को लेके, जिसपे ममता बनर्जी का नाम डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है, मैं समझता हूं कि आगे का रास्ता टीएमसी के लिए बहुत ज्यादा कठिन है। बिल्कुल, ममता वाला गुट के जी बिल्कुल। और वहीं ममता के जो बेहद करीबी माने जाने वाले सुदीप बंदोपाध्याय हैं, वो भी बागी कैंप में शामिल हो गए हैं। सुदीप बंदोपाध्याय ने कल दिल्ली में शताब्दी रॉय के साथ भूपेंद्र यादव से मुलाकात की, फिर वो गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले और उसके बाद बागी सांसदों की जो संख्या है वो 20 हो गई। बागी सांसदों को 2/3 बहुमत का आंकड़ा पार करने के लिए 19 सांसदों की ही जरूरत थी, लेकिन सुदीप बंदोपाध्याय के साथ आ जाने से ये जो आंकड़ा है 19 से बढ़कर 20 हो गया और इसीलिए कल जो बागी सांसदों का गुट है वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करेंगे, अलग गुट को मान्यता देने की मांग करेंगे। मुझे पता है, मेरे साथ सुदीप को 3-4 दिन पहले बात हुआ, बोला अभी मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, अगर कुछ करना है तो आपसे पूछ के करेंगे। लेकिन मैंने देखा कि शताब्दी को साथ लेके बंगाल के ऑपरेशन लोटस के इंचार्ज भूपेंद्र यादव के घर में पहुंच गए। और मैं क्या बताऊंगा, ये कोई पार्टी में रहना या छोड़ना, ये पूरा लोगों का नैतिकता पर निर्भर होता है। किसी को मन में ये लगता है कि ये जो पार्टी आपको इलेक्ट किया उसको आप छोड़ेंगे, तो आपको खुद का सिद्धांत लेने पड़ेगा। सुदीप बंदोपाध्याय लिए है, मुझे बोलना क्या है। रशीद किदवई साहब, जिस तरीके से तमाम बड़े क्लोज लोग धीरे धीरे छिटक रहे हैं, ममता बनर्जी आगे क्या करेंगी, कैसे पार्टी को खड़ा करेंगी? क्योंकि जो पुराना इतिहास रहा है, जो सत्ता से गया वापस नहीं आया, अगर पावर को लेके तमाम लोग उनके साथ थे तो फिर थोड़ा सा मुश्किल रहा तो आगे नजर आती है। जो इतिहास रहा है, मैं उसको देखते हुए बात कर रही हूँ। जी प्रिया, बहुत समय पहले जब तृणमूल पार्टी बनी थी तो कांग्रेस के एक नेता मणिशंकर अय्यर जो थे, वो उन्होंने तृणमूल ज्वाइन की और 15 दिन बाद मणिशंकर अय्यर वापस आ गए। तो मैंने मणिशंकर अय्यर से संसद भवन में पूछा, मैंने कहा कि आप तो वहां गए थे। कहने लगे अरे मुझे तो इसका अंदाजा ही नहीं था, वो तो वहां पर मुझे लगा कि बंगाल के जो 3 मशहूर फुटबॉल क्लब है, वो चौथा क्लब तृणमूल है। पहला मतलब जैसे ईस्ट बंगाल है, मोहन बगान है और मोहम्मडन स्पोर्टिंग, और चौथा फुटबॉल क्लब वहां पर के रूप में ये टीएमसी है। तो वो वापस आ गए, लेकिन टीएमसी का चरित्र वो वैसा रहा, पावर ड्रिवन रहा, डोमिनेंस की राजनीति रही, तमाम चीजें। देखिए मैं कह रहा हूँ, टीएमसी की आलोचना करना तो अभी एक आसान काम है, वो एक फोरगोन कंक्लूजन हो गया कि टीएमसी राजनीतिक रूप से पिछड़ गई है, पिट गई है, ममता बनर्जी हार गई है। लेकिन आगे क्या होगा? देखिए राजनीति में राजनीतिक दलों का एक कैरेक्टर होता है, जिसको तुषार भी जिक्र कर रहे थे, एक उनका एक प्रोफाइल होता है। आप उनकी विचारधारा से माने या ना माने, वाम दल है हमारे देश में, सोशलिस्ट पार्टीज है, कांग्रेस है, राइट ऑफ सेंटर है, भाजपा, शिवसेना, ऐसी बहुत से राजनीतिक दल है। मेरा समस्या जो लोग असली तृणमूल कह रहे हैं, जो 20 सांसद, इनका कोई कैरेक्टर नहीं है, ना ये इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, और इसको एक राजनीतिक रूप से भाजपा को भी नुकसान होगा। ये मेहमान नहीं है, ये बहुत ज्यादा परेशान करेंगे, और ये मेहमान जो है ये तो एक उसका एक फायदा उठा रहे हैं, एक तरीके की अघोषित एक माफीनामा का काम है, जो पहले भी हुआ करता था। जैसे इमरजेंसी के टाइम पे बहुत से लोगों ने अपनी जेल से बचने के लिए वो एक लाइन लिख के दे देते थे कि हमें इंदिरा जी के 20 सूत्री कार्यक्रम में विश्वास है, 20 पॉइंट प्रोग्राम उस तरह। तो उसका मतलब ये होता था कि वो इंदिरा गांधी के विरोधी नहीं है, तो उनको इंदिरा गांधी जेल से छोड़ देती थी। तो ये इस टाइप का वो कर रहे हैं। इसको भाजपा को राजनीतिक रूप से अंदर भाजपा के अंदरूनी रूप में इसको सवाल उठाना चाहिए कि ये लोग तो बचने के लिए आ रहे हैं।
इनको जिनको सजा मिलनी चाहिए थी, जैसा आप बता रही हैं, आपके रिपोर्टर बता रहे हैं कि पार्षद से लेके और इतना 80% लोग अगर चले गए, तो मतलब जो माल काटा है, या अगर कोई भी सिंडिकेट था, या आप जो भी उसको उपमा दें, मेरा कहना उस मामले में उचित नहीं है, वो तो सबने मिलकर किया था। और जो सजा है वो केवल जो है 20% को मिलेगी, अगर मिलेगी तो ये मुझे लगता है कि ये गोरख धंधा है, जिसको भाजपा को एक राजनीतिक निर्णय लेना चाहिए। वो नहीं लेगी तो उसको नुकसान होगा। तुषार कह रहे हैं कि वो बिल पास होने के लिए इस टाइप का अगर जो कंप्रोमाइज करेंगे, इसको देश देख रहा है, पूरा बंगाल के अलावा पूरे देश में एक लोग उसको देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो ये चीज जो है, ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है सर। इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, टीएमसी के बागी सांसद जहां दिल्ली में अपने अगले कदम का ऐलान करने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी सीआईडी के सवालों के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। अभिषेक बनर्जी से पिछले 3 घंटे से पूछताछ हो रही है। अभिषेक बनर्जी आज दोपहर 12 बजे सीआईडी मुख्यालय पहुंचे थे। उसके बाद से उनसे फर्जी सिग्नेचर मामले में सवाल जवाब जारी हैं। यह अभिषेक बनर्जी के साथ सीआईडी की पूछताछ का दूसरा राउंड है। इसके पहले 11 जून को करीब 6 घंटे तक सीआईडी के द्वारा अभिषेक बनर्जी से सवाल जवाब हुए थे। उस दौरान अभिषेक ने जो जवाब दिए, सीआईडी की टीम उससे संतुष्ट नहीं थी और इसीलिए उन्हें फिर समन भेजकर आज दोबारा पेश होने के लिए कहा गया। सीआईडी ने आज टीएमसी नेता कुणाल घोष को भी बुलाया है और कुणाल घोष को दोपहर 3 बजे भवानी भवन पहुंचने के लिए कहा गया था और इसकी संभावना है कि दोनों नेताओं का आमना सामना कराकर दोनों से पूछताछ की जाएगी। वहीं अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें यही खत्म नहीं हो रही हैं। कल उन्हें प्राइमरी टीचर्स भर्ती परीक्षा में ईडी का भी सामना करना पड़ेगा। अभी आज सीआईडी का सामना तो कर ही रहे हैं, लेकिन कल ईडी का सामना करेंगे और फिर उसके अगले दिन यानी कि 16 जून को वापस सीआईडी हेड स्पीच मामले में अभिषेक से सवाल पूछेगी। 22 जून को पुलिस पर अटैक के मामले में उन्हें त्रिपुरा कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। अभिषेक की मुश्किलें फिलहाल अभी तो खत्म होती नजर नहीं आ रही हैं। ममता का किला जितनी तेजी से दरक रहा है, उसी रफ्तार से अभिषेक पर कानूनी शिकंजा भी अब कसता हुआ नजर आ रहा है। शुद्धशील घोष, इस वक्त सर ममता चौथरपा गिरती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी जो रशीद किदवई साहब बातें कर रहे थे, मैं उसी पर वापस आती हूं, क्योंकि भाजपा की आइडियोलॉजी एकदम से अलग है। वो उनकी विचारधारा बिल्कुल विपरीत है और अगर वो सांसदों को शामिल करते हैं या फिर उन्हें बाहरी के तौर पर उनसे काम कराते हैं, तो क्या बंगाल में उनके लिए काम करना इतना आसान होगा? क्या भाजपा को डेंट नहीं लगेगा? देखिए प्रिया जी, यहाँ पर इस बारे में हमने जब चर्चा किए थे मेरे वीडियो में, तो वो बहुत हंगामा हुआ बंगाल में और बहुत सारे भाजपा का जो वर्कर है, जो समर्थक है, वो हमसे जुड़ा है और बोल रहे हैं कि आप जो सवाल उठाया है सही है, इसको हम नहीं मान पाएंगे। लेकिन अगर आप पॉलिटिकल नोट से देखो तो यहाँ पर जो 2026 का चुनाव है, असेंबली इलेक्शन हुआ है, उसको अगर हम लोकसभा में कन्वर्ट करते हैं तो अभी जो है 32 ऐसे सीट है आउट ऑफ 42 जहां पर भाजपा आगे चल रहा है। 10 सीट कहां पर प्रॉब्लम है? मालदा उत्तर, मालदा दक्षिण, जंगीपुर, बहरमपुर, मुर्शिदाबाद, बोसीघाट, उलुबेरिया, जयनगर, डायमंड हार्बर, मथुरापुर। इसमें से ये जयनगर, डायमंड हार्बर, मथुरापुर है साउथ 24 परगना में, जहां पर भाईपो मॉडल चलते हैं, डायमंड हार्बर मॉडल चलता है। लेकिन वो मॉडल ये जहांगीर जैसे गुंडों से चलाते थे। अगर ये जहांगीर जैसे गुंडे सिस्टम से साफ हो जाएंगे तो फलता जैसे रिजल्ट आएंगे। उसके मतलब ये जो 3 सीट है, जयनगर, डायमंड हार्बर, मथुरापुर, वहां पर भी भाजपा एज ले सकता है। और बाकी जो सीट का मैंने जिक्र किया है, उसमें बोसीघाट और उलुबेरिया छोड़ के बाकी सारे जगह में भाजपा अभी सेकंड पोजीशन में है। उसके पास 3 साल है। हाँ, ये सारे सीट में बहुत सारे मुस्लिम वोट है लेकिन अगर भाजपा जो मोटो के साथ काम करते हैं, सबके साथ सबका विकास, सबका विश्वास, तो वो मुस्लिम वोट भी कन्वर्ट करने का चांसेस है। जो सेकंड है वो वहां पर टॉप हो सकता है। तो इसके मतलब ये सारे बागी लोगों के छोड़ के आउट ऑफ 40 लोकसभा सीट बंगाल से जीतने का भाजपा का चांसेस है। तो मुझे यहाँ पर नहीं लगेगा कि अपने समर्थक या अपने वर्कर को वो रोषित करके ये सारे लोगों को इंक्लूड करेंगे। बिल्कुल, बंगाल की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा, आज इसका जो फैसला है शाम को दिल्ली में हो जाएगा। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एक तरफ दीदी की पार्टी में घमासान मचा है, तो उधर मिडिल ईस्ट में एक बार फिर खूनी संग्राम के काले बादल मंडराने लगे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच डील नए पेच में उलझ गई। डील को लेकर ट्रंप के दावे हैं, ईरान ने उसकी हवा निकाल दी। ट्रंप ने यह दावा किया है कि आज ईरान शांति समझौते पर साइन करेगा। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि जैसे ही ईरान डील साइन करेगा, वैसे ही होर्मुज सभी जहाजों की आवाजाही के लिए खुल जाएगा। अमेरिका ये कह रहा है कि ईरान होर्मुज में किसी भी तरह की कोई टोल नहीं वसूलेगा, लेकिन ईरान ने ट्रंप के दावों की हवा निकाल दी।
ईरान ये कह रहा है कि अभी इस समझौते पर साइन करने की डेट तय नहीं हुई है। यह भी ऐलान किया गया है कि वो होर्मुज में नए नियम लागू करेगा, यानी कि होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से बकायदा वो टोल लेगा, सर्विस फीस वसूलेगा। इसके अलावा लेबनान से लेकर इनरिच्ड यूरेनियम तक अमेरिका के बीच कई मुद्दों पर मामला ईरान और अमेरिका का फंसा हुआ है और ऐसे में सवाल यह है कि यह डील कैसे होगी सील। ट्रंप ने धमकी दी कि अगर डील साइन नहीं हुई तो वो ईरान के खिलाफ अंतिम विकल्प का इस्तेमाल करेंगे। ट्रंप का यह भी अंतिम विकल्प क्या है? क्या वो ईरान पर न्यूक्लियर स्ट्राइक करने की बातें कह रहे हैं? समझिए जरा। आज डील की तैयारी या ट्रंप करेंगे ईरान पर बमबारी। आज होर्मुज खुलेगा या ईरान पर बारूदी हमला होगा। क्या मुस्तबा है यूरेनियम सौंपने को तैयार या करेंगे ट्रंप पर पलटवार? ईरान को लेकर ट्रुथ सोशल मीडिया पर ट्रंप की लंबी चौड़ी पोस्ट है जिसमें उन्होंने ईरान के साथ डील को लेकर बड़ा दावा किया है। ट्रंप के मुताबिक ईरान उनकी शर्तों पर डील साइन करने के लिए तैयार हो गया है। ये डील ईरान के परमाणु हथियारों को रोकने वाली मजबूत दीवार साबित होने वाली है। ट्रंप का दावा है कि ईरान के साथ उनकी ये डील आज ही साइन होगी। डील साइन होते ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सभी जहाजों के लिए फौरन खुल जाएगा। अब ईरान ना तो परमाणु हथियार बनाएगा और ना ही वो उसे किसी और तरीके से हासिल कर पाएगा। अमेरिका ईरान में जाकर पहाड़ों के बीच दबा उसका एनरिच्ड यूरेनियम निकालेगा और उसे खत्म भी करेगा। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान के साथ इस समझौते में किसी भी तरह के फंड का कोई लेन देन शामिल नहीं है। ट्रंप ने डील के साथ साथ ईरान को धमकी भी दी है। ट्रंप कह रहे हैं कि अगर ईरान नहीं माना तो उनके पास उसके खिलाफ अंतिम विकल्प खुला हुआ है। सवाल यह है कि क्या ट्रंप का ये अल्टीमेट अल्टरनेटिव ईरान पर अमेरिका की न्यूक्लियर स्ट्राइक होगी? उधर ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है। ईरान अमेरिकी बेस पर अपने हमले की नई नई तस्वीरें जारी कर रहा है। ये कुवैत में अमेरिकी बेस की सैटेलाइट तस्वीरें हैं। हाल ही में ईरान ने अमेरिकी बेस पर हमला करके उसके $20 बिलियन के रडार को तबाह कर दिया था। ईरान कह रहा है कि वो ट्रंप की धमकियों के आगे झुकेगा नहीं। डील को लेकर ईरान ट्रंप के सारे दावों को खारिज कर रहा है। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान आज डील साइन करेगा, लेकिन ईरान कह रहा है कि अभी डील साइन करने को लेकर कोई डेट फिक्स नहीं हुई है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान ने अपने हाईली एनरिच्ड यूरेनियम को जमीन की तह में इस तरह से दबाया है कि अगर कभी भी ट्रंप ने फौज भेजकर उसे निकालने की कोशिश की तो वो अमेरिकी ट्रूप्स के लिए मौत का जाल साबित होगा। ईरान ने यूरेनियम को जमीन के बहुत अंदर रखा है और उसके एंट्री टनल को विस्फोटों से नष्ट कर दिया है, जिससे अमेरिका के लिए वहां तक पहुंचना करीब करीब नामुमकिन हो गया है। ट्रंप कह रहे हैं कि डील के बाद अमेरिका ईरान में जाकर उसके एनरिच्ड यूरेनियम को निकालेगा और उसे अमेरिका लाकर या ईरान में ही नष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन ईरान कह रहा है कि एनरिच्ड यूरेनियम के साथ क्या करना है ये वो तय करेगा। ईरान ज्यादा से ज्यादा 60% एनरिच्ड यूरेनियम को डाइल्यूट या फिर कन्वर्ट करने पर राजी है। امروز گفتم ما بیشتر از همیشه نزدیکیم به اون نقطه. یعنی یکی دو روز آینده ممکن اتفاق بیفته؟
ممکنه در عرض چند روز آینده اتفاق بیفته. من امیدوارم. ईरान और अमेरिका के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी पेंच फंसा है। अमेरिका कह रहा है कि ईरान जहाजों से ट्रांजिट फीस नहीं वसूलेगा। ईरान कह रहा है कि हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से सर्विस फीस लेगा। अमेरिका कह रहा है कि ईरान के खिलाफ उसका ब्लॉकेड जारी रहेगा। ईरान कह रहा है कि नाकाबंदी नहीं हटी तो हॉर्मुज भी नहीं खुलेगा। हमने अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक से भी रिव्यू किया है। सिर्फ ट्रांजिट के लिए टोल लेना ठीक नहीं माना जाता, लेकिन जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं उनके बदले टोल लेना पूरी तरह से स्वीकार्य और वैध है। रिपोर्ट के मुताबिक कतर ईरान को 12 अरब डॉलर की पेशकश कर रहा है, जिसमें 6 अरब डॉलर ईरान की फ्रीज फंड से है और 6 अरब डॉलर लोन के तौर पर दिया जाएगा। ये खबर ट्रंप के इस दावे के बिल्कुल उलट है, जिसमें वो कह रहे हैं कि डील के बदले ईरान को कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, जबकि ईरान कह रहा है कि डील में ईरान के सभी फ्रीज फंड को रिलीज करना शामिल है। इस समझौते के तहत हमारी सभी फ्रीज संपत्तियां रिलीज की जाएंगी, उनमें से कोई भी ब्लॉक नहीं रहेगा। ये पूरी तरह से साफ है। ईरान को हुए नुकसान की भरपाई के लिए इस समझौते में एक आर्थिक योजना भी बनाई गई है। जैसा कि मैंने कहा, ये उन मुद्दों में से एक है जिसकी डिटेल पर अभी विस्तार से चर्चा की जानी बाकी है। सबसे बड़ा पेंच लेबनान को लेकर फंसा है। इजरायली फौज और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध नहीं थम रहा है। बीती रात इजरायल ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर अटैक किया। तो जवाब में हिजबुल्लाह ने भी इजरायली फौजियों पर रॉकेट और ड्रोन से हमला किया। ईरान डील से पहले लेबनान समेत सभी फ्रंट पर युद्ध विराम की मांग कर रहा है। लेबनान और गाजा से इजरायली फौज की वापसी पर अड़ा है, लेकिन इजरायल ने साफ कर दिया है कि लेबनान और गाजा में बने सिक्योरिटी जोन से उसकी सेना पीछे नहीं हटेगी।